नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आज हम बात करने वाले हैं कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर। कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती मनाई जा रही है। सभी दल के लोग मना रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों। उनकी जयंती मना रहे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर मना रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार मना रहे हैं। तेजस्वी यादव कहीं और जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। मोटिव है कर्पूरी जी के बहाने 2025 की राजनीति है उसे साधने की। लेकिन वास्तविक में क्या कर्पूरी जी ने जो कुछ किया और जो कुछ इन नेताओं को जो आज राजनीति कर रहे हैं, क्या ये लोग उनके पदचिन्ह पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हम इस पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं राघवेंद्र कुशवाहा जी, जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और हम उनसे चर्चा के दौरान सवाल यही करेंगे कि क्या वास्तविक में कर्पूरी जी को लोग याद करते हैं राजनीति करने के लिए, या कि वास्तविक में उन्हें किए कामों को याद करते हैं? आपका स्वागत है राघवेंद्र जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। क्या लग रहा है, कर्पूरी जी के बहाने सिर्फ उनके नाम का सहारा लेकर लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, या फिर वास्तविक में उनके पद चिन्हों पर चलने के ख्याल से वो उनको याद करते हैं? ठीक है, ये तो इस दुनिया में बिना स्वार्थ, लोभ, राग, द्वेष के कोई कार्य नहीं करता है। तो कर्पूरी ठाकुर की जयंती भी मनाई जा रही है, तो इसमें हर लोगों का कुछ न कुछ स्वार्थ रहता ही है। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग स्वार्थ हैं, अपना वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन इसी बहाने कम से कम हर पार्टियों को कर्पूरी ठाकुर ने अपनी जयंती मनाने के लिए मजबूर कर दिया है लोगों को। क्यों हुआ है ऐसा? कर्पूरी ठाकुर के जीवन की कई ऐसे दृष्टांत ऐसे हैं और उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं कि आज अति पिछड़ा वर्ग का वोट लेने के लिए लोग भले ही उनकी जयंती मनाते हों, लेकिन इससे कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्तित्व के बारे में लोगों को जानने समझने का मौका मिल रहा है। वैसे लोग, जो लोग कर्पूरी ठाकुर के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उनको तो कम से कम यह जानकारी मिल ही रही है। क्या लग रहा है, मतलब कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनको याद करते हैं तो कम से कम नए लोग को, चाहे राजनीति के क्षेत्र में आए या फिर स्टूडेंट है या फिर जो कम जानकारी रखते हैं, उनको एक नॉलेज हो जाता है कि कर्पूरी जी ने क्या किया था, नहीं किया था। कर्पूरी जी के साथ रहने वाले और कर्पूरी जी के इर्द गिर्द रहने वाले आज लालू और नीतीश और भी कई नेता हैं जो राज कर रहे हैं, राज किए और कुछ लोग कर भी रहे हैं। लेकिन लगता है कि कर्पूरी जी जो उनको सिखाए अपने साथ रहते वक्त में, क्या उस उनके कार्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं या फिर उनके बताए रास्ते पर वो चल रहे हैं? कहीं से लगता है कि सिर्फ कर्पूरी जी एक कास्ट बेसिस पर थे, अब उस कास्ट बेसिस को जिसको वो मुख्य धारा में लाना चाहते थे, उसी बात को ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अधिकांश लोग तो एक रस्म अदायगी कर रहे हैं, उनके बताए गए मार्गों पर चलने का काम तो बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर निष्पक्ष रूप से विवेचना करूं इस परिस्थिति का, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार जी ने कुछ उनके अरमानों को पूरा किया है। अच्छा, जो लालू जी ने नहीं किया है? लालू जी भी कुछ किए हैं, लेकिन ज्यादातर अरमान पूरा हुआ है नीतीश जी के कारण। कुछ उनसे बेहतर किया उन्होंने। क्या कुछ कर्पूरी जी को कैसे हम लोग याद करते हैं? कहा एकदम सज्जन, शालीन, निष्पक्ष, किसी से भेदभाव नहीं करने वाले थे। अगर समझना होगा तो कर्पूरी ठाकुर को जानने के लिए और याद करने का और आज प्रासंगिक इसलिए भी है कि जब आप काफी अंधेरे में होंगे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा, ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, जिसको लगता होगा कि हमारी आबादी बहुत कम है, हम राजनीति कैसे करें, हमारे परिवार के लोग राजनीति में नहीं हैं, हम राजनीति कैसे करें, हमारे पास धन नहीं है तो हम राजनीति कैसे करें। आज ये 3 यक्ष प्रश्न हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के सामने में खड़ा है। आज वह लोग हाशिए पर है राजनीति में जिनके पास पैसा नहीं है, वे लोग हाशिए पर है जिनकी जाति की संख्या बहुत कम है, वे लोग हाशिए पर हैं
जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति वाली नहीं रही है, वे लोग हाशिए पर है। तो ऐसे लोगों के लिए कर्पूरी ठाकुर जी एक चमकते हुए सितारे की तरह है, जो उनको हमेशा याद दिलाता है कि कर्पूरी ठाकुर के भी परिवार में कोई लोग राजनीति करने वाले नहीं थे। उनके पिताजी और उनके पुरखे बस समझिए कि सरकारी जमीन पर घर बना करके किसी तरह से गुजर बसर कर रहे थे, या उनके पिताजी के पास में कुछ जमीन अपना रहा होगा जिस पर केवल घर था उनको, लेकिन वो अपने जातिगत पेशा को, नाई वाले पेशा को हजामत करके ही उनको पढ़ाए लिखाए, सब कुछ आगे किए और देश की आज़ादी की लड़ाई में कर्पूरी ठाकुर कूद गए। कूदने के बाद वो उस स्वतंत्रता आंदोलन के भी अच्छे नेता रहे। आज़ादी के बाद वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो अच्छा, मुख्यमंत्री और यही एक बनना भी शायद नहीं चाहते थे वो, उन्हें लोग जबरदस्ती सब लोग बना दिया। नहीं, ठीक है, वो राजनीति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति की एक रहती है महत्वाकांक्षा कि हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। बनना ना बनना वो अलग बात है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता जिसके पृष्ठभूमि में कोई आदमी राजनीति नहीं किया, उनके परिवार का कोई लोग, उनके जाति की संख्या बहुत मुट्ठी भर रहती है प्रत्येक गांव में, मुश्किल से 2 घर 3 घर किसी पंचायत में रहता है, किसी पंचायत में नहीं भी रहता है, और वो एकदम कंगाली की स्थिति में थे। और ऐसी स्थिति में तीनों जो आजकल के राजनीतिक कार्यकर्ता जिस समस्या का भुक्तभोगी है, उस समस्या से रोज बरोज कर्पूरी ठाकुर जूझते रहते थे, लेकिन उन्होंने एक लोगों के लिए उदाहरण बन करके सामने में पेश किया अपना जीवन को, कि भाई किसी तरह की समस्या से निदान पाया जा सकता है, किसी भी समस्या से बाहर निकला जा सकता है। और वो बिहार के मुख्यमंत्री तक बने। बिहार में उन्होंने आमूल चूल कई सारे परिवर्तनकारी कानून बनाए और कई गरीब वंचितों को फायदा भी हुआ इससे, और लोगों के सामने में ये एक उदाहरण पेश किए कि उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अगर आप धैर्य रखें, संघर्ष करें, मजबूती के साथ संकल्प है, तो निश्चित रूप से आपको आपकी ऊंची मंजिल मिल सकती है। अच्छा राघवेंद्र जी, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, उनका अरमान रहा नहीं रहा, बन गए। बनने के बाद क्या वो मुख्यमंत्री का एक जो ओहदा होता है, या फिर मुख्यमंत्री का जो सुविधा, सुख सुविधा जो मिलता है, कहा जाता है कि वो सारी सुविधा मतलब उपभोग नहीं करते थे, मुझे एकदम बहुत सिंपल तरीके से बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जिस सादगी से कर्पूरी ठाकुर जीते थे, यह एक मेरे लिए जाना होता था, दूसरे की गाड़ी मांगते थे। बिल्कुल, उनके पास गाड़ी कहाँ थी, उनके पास गाड़ी कहाँ थी, दूसरे की गाड़ी। आप मुझे याद है वो अंतिम चुनाव मेरे बगल से चुनाव लड़े थे, सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा से, मेरे घर से बहुत नजदीक है, और मेरे पिताजी उनके उस चुनाव में काफी सक्रिय थे। और कर्पूरी ठाकुर जी जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, उस स्कूल में आते थे वो, क्योंकि उसी हाई स्कूल में मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो वो आते थे और चुनाव प्रचार के क्रम में वो विश्राम भी कुछ करते थे वो। तो मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। उसके बाद जब हम पटना में आए, तो उनके सानिध्य में हमको राजनीति करने का मौका मिला। उनकी पार्टी लोकदल के छात्र सभा का मैं सक्रिय कार्यकर्ता था, और जिस तरह से मैं कर्पूरी ठाकुर को देखता था, जिस तरह के फटे कपड़े भी उनको पहनने में जरा भी कभी हिचकिचाहट नहीं होती थी। उनका कुर्ता कभी आयरन वाला नहीं रहता था, कई मौके पर अमूमन आज भी एक भी कुर्ता पर कुर्ता पहने रहते थे, हाई फाई कभी रहते नहीं थे। आपको एक बार की वाकया मैं सुनाता हूँ। हम लोग समझते थे कि कर्पूरी ठाकुर जी पढ़े लिखे कम है, सब लोग जानते थे कि वो इंटरमीडिएट पास आउट होकर के छोड़ दिए थे, तो इनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी। लेकिन हमको याद एक बार है कि एक विदेशी कोई उनसे इंटरव्यू लेने के लिए आया था। उस समय कौन प्रेस था हमको याद नहीं आ रहा है। मैं उनके आवास पर ही था उस समय, जो नेता विरोधी दल भी थे वो। उस समय में ये वाकया हमको लगता है कि करीब 86 के आसपास की होगी। और उस समय मैं पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र सभा का एक कार्यकर्ता था, महासचिव था। तो मैं उनके आवास पर था उस समय। क्या फर्राटेदार इंग्लिश में उन्होंने इंटरव्यू दिया। मेरा तो दिमाग एकदम लगा कि भाई, मेरा तो एकदम यकीन नहीं हो रहा था कि ये कर्पूरी ठाकुर बोल रहे हैं। इतनी अच्छी अंग्रेजी, इतने अच्छे से उच्चारण उन शब्दों का, और बहुत ही सहज और सरल
शब्दों का प्रयोग करके अपनी बातों को जिस तरह से रख रहे थे, मुझको बहुत ये लगा। और आजकल के बहुत सारे नेताओं को उतनी अच्छी अंग्रेजी भी नहीं है, तो ये जान करके मुझको काफी सुखद अनुभव हुआ कि एकेडमिक ज्ञान होना, एकेडमिक डिग्री होना, ये कोई जरूरी नहीं है अच्छे ज्ञान के लिए। लोग स्वाध्याय से भी बहुत अच्छा हासिल कर सकता है नॉलेज। अच्छा बताइए कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि इतना पराठेदार अंग्रेजी बोलने वाले थे, इतने मैंने कहने का तो विद्वान आदमी, विद्वान थे वो हर चीज पर। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जैसे ओहदे पे रह के और वो सुख सुविधा का उपभोग नहीं किए, और दूसरी तरफ उन्हीं के चेला लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, क्या शान और शौकत। आज भी अगर कर्पूरी ठाकुर की अगर तस्वीर देखिए तो उसमें फटेहाल किस तरह का कुर्ता जो पहनने रहता है, बढ़िया तस्वीर उनकी नहीं मिलती है। पीछे बैकग्राउंड में भी है जहां कुछ बैकग्राउंड भी उनका मजबूत नहीं है। दूसरी तरफ लालू यादव का अगर मुख्यमंत्री बने थे उस समय का देखे तो उनका गजब का यंग नौजवान, और जैसे लगा चकाचक एकदम, कहा उनका चेहरा पे लालिमा एकदम पूरा चकाचक। कैसे मैंने कर्पूरी जी के भक्त होके, कर्पूरी जी के शिष्य होके इतना परिवर्तन। कर्पूरी जी कुछ हैं, लालू जी कुछ हैं, नीतीश जी कुछ हैं। वो पैदल घूमते थे और छोटी मोटी गाड़ी से घूमते थे, उनके जो शिष्य हैं हेलीकॉप्टर से आज घूम रहे हैं। तो कुछ तो समय का परिवर्तन भी है, कुछ युग परिवर्तन का भी असर है। कई बार ऐसा होता है कि समय के साथ भी लोगों को चलना पड़ता है। महात्मा गांधी एक ही धोती पहनते थे। क्यों पहनते थे? कहा जाता है, हम जितना जानते हैं कि जब पूरा गांव के लोग और एक भारत के लोग जब गरीब है तो एक ही धोती में वो गुजारा करते थे, एक मैसेज देना चाहते थे। बिल्कुल। तो अगर वो मैसेज देना चाहते थे, कर्पूरी ठाकुर भी चाहते तो वो भी सूट शर्ट बहुत सारे सुख सुविधा ले सकते थे। तो क्या इतना नॉलेज इन लोग को, ये लोग जो आज इतने बड़े नेता, बिहार के सबसे बड़े लीडर में कहा जाता है लालू यादव का नाम, पिछड़ों के मसीहा कहा जाता है, पिछड़ों के मसीहा। नीतीश कुमार को भी मैंने इंजीनियर हैं और बड़े बहुत बड़े वही हितैषी माने जाते हैं। तो आखिर उनके कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी का नाम लेते लेते ये लोग थकते नहीं है, तो उनके पदचिन्ह पर चलने में इन लोगों को क्या परेशानी है? क्या जिंदा नहीं रहेंगे? जैसे कर्पूरी ठाकुर जिंदा नहीं रहे, महात्मा गांधी जिंदा नहीं रहे, क्या मैंने आडंबर करना बहुत जरूरी है क्या? अगर वास्तविक में गरीब आदमी है, आपका बिहार गरीब है, और उस समय अगर मान लिया है कि आपको उस हिसाब से अगर महात्मा गांधी सोच सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर सोचते, आप क्यों नहीं सोच सकते? बिल्कुल आपने सही कहा है। यह तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि हम कर्पूरी ठाकुर के स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनके साथ राजनीति करके उनसे शिक्षा ग्रहण किए हैं, राजनीतिक शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन चरित्र में क्यों नहीं उतारते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, यह तो वो उन दोनों के लिए सवाल है, लेकिन कुछ हद तक हम नीतीश कुमार को कहेंगे कि उन्होंने कुछ काम ऐसे किए हैं जो कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों पर चलने का वो कुछ काम उन्होंने किया है, कुछ दूरी तय किया है। जैसे अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को पंचायतों में एकल पद पर आरक्षण देना, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए काम करना, स्त्री शिक्षा और स्त्री के रोजगार के संदर्भ में कुछ नीति और योजना बनाना, जो गरीब घर की बच्चियां हैं जो पढ़ने से वंचित रह जाती थी उनके लिए साइकिल और पोशाक योजना बनाना, सरकारी स्कूलों की और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति को अच्छा और बेहतर बनाना, ये सब कुछ कार्य हैं। नहीं तो ठीक है, आप और हम मानते हैं ये सब कार्य है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर बनना इतना आसान नहीं है बालकृष्ण जी। कर्पूरी ठाकुर के जीवन को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि कर्पूरी ठाकुर कबीर दास की उस पंक्ति को चरितार्थ करते थे कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जिस हालत में जो चीज उनको मिला उस हालत में वैसे ही हालत में उसको लौटा भी दिया समाज को। वो जैसे आए थे बिल्कुल गरीब घर में पैदा लिए थे, और बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा कई बार रहे, और वो नेता विरोधी दल भी रहे, सांसद भी रहे। लेकिन जब मरने का वक्त हुआ तो उनके पास उनके जो बची खुची जो राशि थी वह वैसे ही थी जैसे वो उनके पिताजी ने उनको पाला पोसा था। उनके बैंक में कोई बैलेंस नहीं, उनके पास उनके अपना कुछ बैलेंस नहीं था, न उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ किया था, न अपने परिवार के लिए कुछ किया था। तो इससे एकदम साबित होता है कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, मतलब जैसे मिला जो चीज मिला उसको वैसे ही लौटा दिया। यह एक बहुत बड़ी बात है, और ऐसा चीज केवल सपनों में
सोचने को आजकल के जमाने में मिल सकता है। क्या ये संभव नहीं है कि हम कर्पूरी जी के रास्ते पर चलें, या फिर हमारे राजनेता जो आज नेता बनना चाहते हैं वो लोग चलें? ऐसा संभव है कि फिर दूसरा कोई कर्पूरी बन सकता है? अब तो नहीं लगता है कि दूसरा कर्पूरी बन सकता है कोई। अगर कोई बनता है दूसरा कर्पूरी तो मिराकल होगा। एक जौहर साहब भी थे, उनको भी देखते थे बहुत साधारण तरीके से वो भी रहते थे। वो भी उनका जीवन शैली सादगीपूर्ण था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर और उनमें बहुत अंतर। हाँ, सही बात है। लेकिन इन लोग कर्पूरी ठाकुर के पास में कभी भी बैलेंस और कभी भी पैसा नहीं रहता था। आप महात्मा गांधी से भी उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर कई दर्जों में देखेंगे जीवन शैली के दृष्टिकोण से, तो हम महात्मा गांधी से भी बेहतर उदाहरण उन्होंने पेश किया अपने जीवन चरित्र के रूप में। महात्मा गांधी के पीछे कई उद्योगपति ब्लैंक चेक लेके खड़ा रहते थे आजादी के आंदोलन में। कहा जाता है कि बिरला साहब उनके लिए ब्लैंक चेक लेके खड़े रहते थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के लिए कोई आदमी 10 रुपया लेके भी खड़ा नहीं होते थे। वो बड़ी मुसीबत में जीते थे और कैसे कैसे मांग चांग करके जिंदगी चलाते थे। और दूसरे नेताओं में और आजकल के नेताओं में और उनके समकालीन नेताओं में भी बहुत अंतर है। कर्पूरी ठाकुर एक अद्वितीय उदाहरण है समाज के सामने में, राजनीति के सामने में। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर को आज लोग याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन करते हैं। वास्तविक में जो ये लोग राजनेता कर रहे हैं, क्या उनकी सच्ची श्रद्धांजलि उतना में उनका हो जाता है, श्रद्धा सुमन पूरा हो जाता है? कुछ भी करते हैं ठीक है, इसी बहाने उनको याद करते हैं ताकि अभी तो मुझे लगता है सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए। तो मैंने पहले ही कहा, ये नीतीश कुमार जी जेडीयू कार्यालय में उनको याद कर रहे थे, तो ठीक दीवाल के इस तरफ प्रशांत किशोर भी उनको याद कर रहे थे। तेजस्वी नीतीश कुमार पटना में थे, तेजस्वी यादव कहीं दूर में जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी कर्पूरी जी का, वहां वो कर रहे हैं। तो ये लोग मैसे तो सिर्फ, मुझे तो अभी लगता है कि सिर्फ 2025 को साधने के लिए, जैसे भारत रत्न देने की बात पे कितनी राजनीति हुई थी, मिला भी कुछ, आखिर मिला जैसे तैसे एकदम आनंद फानंद में श्रेय लेने की होड़ वगैरह सब कुछ। लेकिन लगता है कि जो कर्पूरी जो दिए बिहार के लोगों को और इन नेताओं को, क्या वास्तविक में लोग उसका कुछ भी लौटा सकते हैं? नहीं, मुझको तो नहीं लगता है कि लौटा पाएंगे। और वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि तो ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। उनके विचारों का अनुसरण तो ये लोग 100% कर नहीं पा रहे हैं। 10% 20% भी कर लें तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन इस तरह की जयंती मनाने और इस तरह के कार्यक्रमों का एकमात्र असर यही होता है कि नए लोगों को जननायक के बारे में जानने का मौका मिलता है, जो भी बहुत जरूरी चीज है। नए लोग, अगर इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो तो बहुत सारे ऐतिहासिक पुरुष हैं जिनको लोग भूलते जा रहे हैं। भले ही राजनीतिक कारणों से ही सही, भले ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण से ही सही, भले ही कुछ वोट बैंक के पॉलिसी के तहत ही सही, लेकिन कुछ जो राजनीतिक कार्यक्रम या उनकी जयंती के अवसर पर कुछ कार्यक्रम हो भी रहा है, तो इस बहाने ही सही अखबारों में, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वैसे अनजान लोगों को, जिनको कर्पूरी ठाकुर के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, उनको जानने का मौका मिलता है। उसके लिए तो देखिए, उसके लिए तो करना था। अगर नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय में जेडीयू में अगर मना रहे हैं, तो वो पटना में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, प्राइवेट, सरकारी के बाद छोड़े प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े स्कूल हैं, वहां जाके अगर एक व्याख्यान देते उनके बारे में, सभी राजनेता एक एक स्कूल को अगर टच कर लेते आज के दिन कर्पूरी जी के विचार के लिए बताने के लिए, तो सबसे ज्यादा तो फायदा वो होता, उन बच्चों को होता। क्या कर्पूरी जी थे, क्या कर्पूरी जी नहीं थे। तेजस्वी यादव को उतना दूर नहीं जाना पड़ता। गांव में सुदूरवर्ती इलाका में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय है, अगर वहां लोकल राजनेता, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, जितना भी दल है, सभी दल के नेता कर्पूरी जी के जयंती के दिन अगर एक एक स्कूल में जाके कर्पूरी जी के विचारों के बारे में अगर 2 शब्द अगर बोला जाए 5 मिनट, तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि तो नहीं हो सकती थी। नहीं, ये होना चाहिए, बहुत लेकिन बढ़िया। इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। ये इनसे इससे और ज्यादा फायदा होता। जिस तरह से हम लोग को याद होगा बचपन में, हम लोग गांधी जयंती के अवसर पर या किसी चीज के अवसर पर, मॉर्निंग में जिस समय प्रार्थना होता था, उसी समय 2-2 शब्द बोला जाता था, कहा जाता था। आज सब बंद। आज ये होना चाहिए था, और ये इस तरह की प्रथा चलनी चाहिए कि जो हमारे देश के और राज्य के महान विभूतियां लोग हैं, उन महान विभूतियों के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए, उनके जीवन के संदर्भ में आम बच्चों को जानकारी हो, इसके लिए स्कूलों में भी उनके जयंती के अवसर पर
छुट्टी हो या ना हो वो मतलब उससे नहीं है, कोई लेकिन उनके जीवनी पर प्रकाश डालकर उनके व्यक्तित्व के बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए। इस पे पहल होनी चाहिए। जब कम से कम सरकार तो चाहे तो एक अध्यादेश ला सकती है कि कर्पूरी जयंती, चाहे जितने ही महापुरुष हैं, बिल्कुल सारे महापुरुष, मैंने कहा ही है कि सारे विभूतियों के जयंती के दिन 1 घंटी, फर्स्ट घंटी पूरा 40 मिनट चाहे 30 मिनट का होता है, या 1 घंटा उन्हीं के लिए रहेगा, चाहे 1 घंटा के लिए। उन्होंने देश के लिए इतना किया, राज्य के लिए इतना किया, तो उनके लिए अगर विद्यालय 1 घंटा का समय देता है लोग, तो कम थोड़े ही है। सरकार तो इसका पहल कर सकती है, विपक्ष डिमांड कर सकती है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। सबका सीधे ध्यान, जैसे कैसे वो कहा जाता है, कहावत है ना कि बगुला का ध्यान मछली पर होता है और चील और गिद्ध जो रहता है ऊपर से ही देता है। तो सब इन लोग राजनेताओं की नजर सिर्फ वोट बैंक पे है कि कैसे इस अति पिछड़ा के वोट को साधा जाए, किनका नाम लिया जाए, महात्मा गांधी का नाम लिया जाए कि जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाए कि कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया जाए। ध्यान सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। कोई मतलब इन लोगों को नहीं है कि कर्पूरी जी भले ही, आज हम लोग पुराने गाने हम लोग सुनते हैं, कितना मधुर संगीत लगता है, आज के बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं। हम सुनाएंगे तब ना सुनेंगे पुराने गीतों का रहस्य क्या है। एक एक गीत में अपना एक अलग कहानी होती थी। तो इसी तरह से अगर ये राजनेता भी अगर चाहें, अगर पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी चाहें, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राजनेता, पुराने जो महापुरुष है, उनको नए लोगों को, नए बच्चों को बताने में कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ और इस तरह के कार्यक्रम स्कूलों कॉलेज में भी होने चाहिए थे। और न सिर्फ कर्पूरी ठाकुर बल्कि हमारे देश और राज्य के जितने भी महान विभूति पैदा लिए हैं, उन सबके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। तो हम लोग का उद्देश्य भी यही था, कहीं ना कहीं कर्पूरी जो को, या कल भी हम एक पत्रकार और प्रवक्ता ही थे, उनसे भी हम चर्चा है सिर्फ कर्पूरी, बाकी कल सब लोग बात कर रहे थे दूसरे टॉपिक पर, लेकिन हम कल ही कर्पूरी जी के सवालों को लेकर आपके संवाद के माध्यम से भी कर्पूरी ठाकुर के प्रति श्रद्धांजलि जाएगी और उस मैसेज जा रहा है अभी आपके चैनल के माध्यम से कर्पूरी ठाकुर को याद किया जा रहा है और ये मैसेज जा रहा है सरकार के प्रति भी। हम लोग ये आशा रखते हैं कि आने वाली सरकार या यही सरकार जरूर देश और राज्य की महान विभूतियों के ऊपर में प्रकाश डालने के लिए उनकी जन्मतिथि के दिन या उनके पुण्यतिथि के दिन इस तरह का आयोजन करे, जिससे आने वाले नवनिहालों को उन महान विभूतियों के बारे में जानने, समझने और उनके रास्ते पर चलने का मौका मिले। तो हम लोग का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि हम लोग कर्पूरी जी को याद करें, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग की तरफ से ही है कि उनके लिए चर्चा कर रहे थे कि वो क्या थे और क्या करना चाहिए हम लोगों को। इसी पर ये चर्चा आप लोग को कैसा लगा? राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको धन्यवाद। और ये चर्चा आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप किस विभूति के बारे में चर्चा सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो जरूर बताइए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार। ठीक है, जो बच्चे कमेंट करने आप उन महान विभूतियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप न सिर्फ मुझसे बल्कि किसी दूसरे अच्छे वक्ताओं को पकड़ करके आप उन विभूतियों के बारे में अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को जानकारी दे। इससे उनका भी ज्ञानवर्धन होगा। बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम है आपका। इसी तरह से आप किसी न किसी दिन किसी न किसी महापुरुष की जयंती के अवसर पर या पुण्यतिथि के अवसर पर लोगों को ज्ञानवर्धन देने का काम करें। आपके चैनल के इस कार्यक्रम के लिए आपको और आपके चैनल के सभी साथियों को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।